अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। क्या आप जानते हैं कि एक इंसेक्ट, एक कीड़ा पानी की सरफेस के ऊपर कैसे चल सकता है? ठीक है, वो चल सकते हैं, तो वो कैसे चल सकते हैं? और क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर एक लिक्विड के अंदर हम एक स्ट्रॉ या एक ट्यूब को इंसर्ट करें तो जो पानी का लेवल है या जो भी उसके अंदर लिक्विड भरा होता है वो लेवल ऊपर क्यों चला जाता है, यानी पानी स्ट्रॉ में अपने आप बिना किसी अप्लाइड फोर्स के ऊपर कैसे चला जाता है? और मेरा आज का तीसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि एक वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, या कुछ लिक्विड्स का जो ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल क्यों है? अगर नहीं जानते तो देखते रहिए, मैं बताने वाला हूं आज आपको आज की वीडियो में। आज जो है हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री यानी कि जो बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, और वो टॉपिक है सरफेस टेंशन का। देखो, आज के जो मेरे तीनों सवाल थे उन तीनों सवाल का जवाब है वो एक ही है, और वो है सरफेस टेंशन। लेकिन वो सरफेस टेंशन क्या है, किस तरह से काम करती है, तो चलो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो एक फिगर के जरिए समझ लो। देखो, अगर तो मिसाल के तौर पे ये एक लिक्विड की सरफेस है जिसके ऊपर एक इंसेक्ट नजर आ रहा है। बहरहाल हमें जो है ना अभी फिलहाल ऊपर की बात नहीं समझनी, हमें अंदर जो है बात समझनी है कि यहाँ पर आप देखो, फॉर एग्जांपल फॉर दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से भी अट्रैक्शन मिल रही है, यहाँ से भी अट्रैक्शन मिल रही है, यहाँ से भी अट्रैक्शन मिल रही है। मतलब कि कहने का ये है कि हर तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है, यानी कि जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है ना ये काफी हद तक बैलेंस होगा क्योंकि उसको चारों तरफ से बराबर की फोर्स जो है वो मिल रही है। इसी तरीके से तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे ही होगा। बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, जो बिल्कुल सरफेस पर आ रहे हैं, जो अलग ग्रीन से नजर आ रहा है ना आपको, थोड़ा सा डार्कर ग्रीन जो ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, सारे के सारे सरफेस वाले, इनको जरा ऑब्जर्व करो। इनको आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, नीचे से फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे, इनके ऊपर इस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे, इस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर्स अप्लाई हो रही है, लेफ्ट पर भी है राइट पर भी है, लेकिन इन पर ऊपर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है। अब देखो, लेफ्ट वाले को राइट वाला बैलेंस कर रहा है, लेकिन जो नीचे वाली फोर्सेज है ना, इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स मौजूद नहीं है। यानी कि ये जो होंगे ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये नीचे की तरफ ज्यादा खिंचे हुए होंगे, और यही जो खिंचना है, जो खिंचाव है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टेंशन। और ये जो टेंशन पाई जाती है, ये सरफेस में मौजूद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी वजह से पाई जाती है, यानी उनके ऊपर जो है वो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी वजह से इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। और इसकी वजह से ये जो सरफेस होती है लिक्विड की, ये नीचे की तरफ खिंची हुई है, और नीचे की तरफ खिंची हुई है सरफेस, इसी वजह से नाम बन गया सरफेस टेंशन। और इसी खिंची सरफेस की वजह से आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, या एक पिन हो सकती है, लाइटर से पिन हो सकती है, वो बाकायदा जो है वो तैर सकती है, या ये जो इंसेक्ट हैं ये चल सकते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है ना? तो जो सरफेस के ऊपर चलने वाले इंसेक्ट्स हैं वो इस वजह से चल पा रहे हैं क्योंकि जो सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो नीचे की तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है उसको ऊपर से कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, यानी कि वो सरफेस खिंची रहेगी, एक टेंशन हो जाएगी, एक टेंशन होगी सरफेस के अंदर, और उसी टेंशन का फायदा उठा के जो इंसेक्ट है ये इस सरफेस के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो वो पहली बात हो गई जो कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि सरफेस टेंशन किस तरह से काम करती है। तो क्या डेफिनेशन बन गई सरफेस टेंशन की? सरफेस टेंशन क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ, यकीनन यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस होगी, ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी कितनी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ के ऊपर किसी भी सरफेस के, तो वो कहलाती है सरफेस टेंशन, जो कि वजह मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूं। अच्छा, एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, या तो आप कह लो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ, या फिर एनर्जी कर लो, और वो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? वो होगी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो दोनों डेफिनेशन करेक्ट है, उसको आप लोगों ने समझ लेना है, दोनों को याद कर लेना है। और फिर क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसी डेफिनेशन के मुताबिक? तो देखो, सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स को हम शो करते हैं एफ से, और लेंथ को हम शो करते हैं एल से, और सरफेस टेंशन को गैमा से शो किया जाता है। तो जो इसको मतलब डिनोट करते हैं वो गैमा से करते हैं, बात याद रखिएगा, सरफेस टेंशन को। और दूसरे तरीके से जो मैंने आपको डिफाइन करा, तो उसके मुताबिक फॉर्मूला क्या बनेगा? वो हो सकता है गैमा बराबर होगा एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये जो एफ ओवर एल आ रहा था, इसी को हम कर सकते हैं एनर्जी, यानी कि ई डिवाइडेड बाय ए, एनर्जी पर यूनिट
एरिया। तो दोनों फॉर्मूले हैं सरफेस टेंशन के जिसको आप याद रख सकें। इसी फॉर्मूले से जरा यूनिट बनाओ, जरा इधर देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसी से बनाने हैं यूनिट। हर सिस्टम के यूनिट्स बता देता हूं। न्यूटन पर मीटर बन सकता है, न्यूटन जो है वो यूनिट है फोर्स का, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो एस आई यानी कि एम के सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसी तरीके से सीजीए सिस्टम के अंदर क्या बनता है, फोर्स की जगह पे सीजीए सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है डाइन, और लेंथ में मीटर की जगह इस्तेमाल होता है सेंटीमीटर। तो यूनिट बन सकता है डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मैंने आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले फॉर्मूले के मुताबिक दो यूनिट्स बताए। एक बन गया न्यूटन पर मीटर और दूसरा बन गया डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, अब जो दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना एनर्जी पर यूनिट एरिया वाला, उससे क्या बन सकता है, एनर्जी का एस आई सिस्टम यानी कि एम के सिस्टम के अंदर यूनिट होता है जूल, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से जब हम सीजी सिस्टम में आते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तो वो अर्थ और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वही हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए अर्थ, और जो वो होता है हमारे पास एरिया, उसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी हो गया और यूनिट भी हो गया। अब आ जाओ फैक्टर्स एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको जो कि अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। नंबर 1, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये बात तो आपको समझानी ही थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज हाई, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है वो ज्यादा होगी, देन सरफेस टेंशन विल ऑल्सो बी हाई। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ज्यादा खींचेगा। जब मॉलिक्यूल नीचे की तरफ ज्यादा खींचेगा तो नतीजे में आप देख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो अपने आप ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो तमाम के तमाम लिक्विड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि पानी, उनकी जो वैल्यूज होती हैं सरफेस टेंशन की वो हाई होती हैं। तो जो पानी की सरफेस टेंशन है वो बाकी के लिक्विड्स के लिहाज से क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना, वाटर के अंदर H2O होता है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो इनकी ज्यादा होती है। इसी वजह से जो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन है वो भी उन लिक्विड्स की ज्यादा होती है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर अगला फैक्टर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, ये तो आपको याद रखना है फॉर साइंटिफिक रीजन ऑल्सो, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि विस्कोसिटी में मैंने आपको समझाया था, विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। सेम एज इट इज सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है, और उसका रीजन ये नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी आपको मैंने पहले पॉइंट में समझाया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन होती है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी, और अगर वो फोर्सेस कम हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि जो सरफेस टेंशन है वो हो जाएगी डिक्रीज। सो टेम्परेचर और सरफेस टेंशन इनवर्सली रिलेटेड क्वांटिटीज हैं। कैपिलरी एक्शन एक बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाऊं। कैपिलरी एक्शन जो है वो एबिलिटी है किसी लिक्विड की टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस, नैरो स्पेसेस के अंदर फ्लो करने की सलाहियत होती है लिक्विड की। लिक्विड का मूव कर जाना नैरो स्पेसेस में अपने आप, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन, जो कि मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के शुरू के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिखाई दी, और अब उसी को समझाने का टाइम है। देखो, अब ये जो है ना, आप देख लो यहाँ पर जो एरिया है, आप देख लो इधर जो एरिया है लिक्विड का वो ज्यादा है, जबकि इधर आप देखोगे तो जो एरिया है वो कम है। यहाँ का एरिया कम है, और यहाँ का जो एरिया है, जो हमारी ये बोल है, इसके अंदर जो एरिया है वो ज्यादा है। तो क्या होगा, नतीजे में होगा ये कि जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको इसमें पानी के अंदर इंसर्ट करा, तो लिक्विड की खुसूसियत है, ठीक है, लिक्विड की क्या खुसूसियत है, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो कोशिश करता है अपने एरिया को कम करने की। तो जब वो एरिया को कम करने की कोशिश करेगा तो यकीनन यहाँ पर आप देख रहे हो लिक्विड इसमें बोल के अंदर तो एरिया ज्यादा है, तो लिक्विड हमेशा मूव करता है, टेंड टू मूव जहां पर उसका एरिया कम हो जाए, तो वो अपने आप जो है वो राइज कर जाएगा इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर या स्ट्रॉ के अंदर। तो अगर किसी भी स्ट्रॉ को या कैपिलरी ट्यूब को
बहुत ही छोटी सी ट्यूब को मैं इंसर्ट करता हूँ बड़े एरिया वाले में, तो पानी या लिक्विड जो है ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन वो क्या करता है कि वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि बोल का एरिया ज्यादा है और ये जो ट्यूब है इसका एरिया कम है। ठीक है ना, तो अपने आप चले जाना, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। और सरफेस टेंशन की हमारे यहाँ एक और एप्लीकेशन भी, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर्फ। सर्फ का नाम सुना होगा ना, सर्फ एक्सेल या सर्फ। आमतौर पे कपड़े धोने के लिए सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्फ को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक्चुअली ये जो सर्फ वर्ड है ना, इसका कंप्लीट है, जो कंप्लीट वर्ड है वो है सर्फेक्टेंट। और पहले ये सर्फेक्टेंट इस्तेमाल होता था, फिर शॉर्ट में जो है वो सर्फ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। जो सर्फ एक्टेंट है ना, ये क्या करता है, ये एक ऐसा पाउडर होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। देखो जो ये दाग वगैरह लग जाते हैं ना कपड़ों के ऊपर, तो वो एक्चुअली एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं और फिर सरफेस टेंशन की वजह से एक टेंशन बन जाती है, एक लेयर बन जाती है लिक्विड की उनके ऊपर, और उसकी वजह से वो जो दाग हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर हम सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करें तो जो सर्फेक्टेंट है वो हमारे वाटर की जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है। तो जब सरफेस टेंशन को कम कर देगा तो वो जो लेयर में बता रहा हूँ, जो टेंशन है जो कि रोक रही होती है दाग को, जो भी दाग लगा हुआ है उस कपड़े के अंदर, उसको बाहर आने से रोकती है। तो सर्फेक्टेंट सर्फ जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करके आसानी प्रोवाइड करता है उस दाग को, जो भी कलर वगैरह लगा हुआ है, कुछ भी दाग गंदगी लगी हुई है कपड़े के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए। तो सर्फेक्टेंट बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप याद रखिए कि वो जो है जिस टॉपिक से रिलेटेड है या जो उसके ऊपर काम हो रहा है वो हो रहा है सरफेस टेंशन का। ठीक है ना। और आज जो मेरा तीसरा सवाल था आखिरी, कि जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, ये बात भी आपको बतानी है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, स्फेयर जो है ना, ये जो शेप है स्फेयर, ये जो है जो इसका रेशो है एरिया टू वॉल्यूम का, वो बहुत कम है। यानी कि आमतौर पे जो सरफेस टेंशन है वो क्या करती है, वो जो सरफेस है उसको कम से कम करने की कोशिश करती है, जो भी लिक्विड है उसके सरफेस को कम से कम करने की कोशिश करती है। और सबसे कम जो रेशो बनता है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड वॉल्यूम, वो बनता है स्फेयर का। ठीक है ना। आमतौर पे अगर वही जो शेप है, अगर वो स्फेयर के अलावा कोई स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो उसका जो रेशो होता है एरिया टू वॉल्यूम वो डिफरेंट होता है। लेकिन सबसे कम जो रेशो होता है एरिया टू वॉल्यूम का, वो होता है स्फेरिकल शेप का। इस वजह से जो वाटर है वो अपनी सरफेस एरिया को कम से कम करते हुए अपनी जो शेप है उसको कैसे कर लेता है, स्फेरिकल कर लेता है। ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी आज का मुकम्मल हो गया। तो इंसेक्ट चल पाते हैं सरफेस के ऊपर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। जो कैपिलरी एक्शन होता है वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। और फाइनली जो स्फेरिकल शेप होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की, वो भी होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि वाटर अपनी सरफेस को कम से कम करने की कोशिश करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेक्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे मैंने आपको बता दिया। आई होप जो पूरी वीडियो थी, जो सारी बातें थी अबाउट सरफेस टेंशन, वो आपको समझ में आ गई होंगी और आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आई है, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।